morning to all. Here is the screen. You must be able to see. So, work energy power, the chapter that we are learning, work energy and power. आपको एक homework दिया था, as far as I remember. Have you anybody got answer of it? So we were talking about the energies or kinetic energy per based equation दिया था. If any of you have got answer, you can share what the answer you got. And then we will discuss it. Riddhi answered as a 1 by 6 mv square. Okay, that's good. Anybody else who got any answer? I can think of that was tough. Tough in the sense the methodology that is going to be used, you are not so much practiced of it yet. तो उसका practice आप अभी learn करोगे और थोड़ा सा tough दे दिया था. So not an issue. अभी मैं explain करूंगा, उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपना purpose पूरा हो जाएगा. अगर उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आपको बताने का. दूसरा आंसर 1 by 4 आ रहा है. Okay, I hope you people tried by your own. और I mean like क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो उसका आंसर तो कहीं मिल ही जाएगा. तो जो भी क्वेश्चन होता है आपको खुद से ट्राई करना होता है. And I'm hopeful that you did the same. Anyway, let me tell you the solution. This is a good question. So पहले मैं समराइज कर देता हूँ क्विकली कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, जिससे आप कनेक्ट हो पाओगे. एक तो वर्क की डेफिनेशन अब अपने को आती है. कोई भी आपसे वर्क डन किसी भी फोर्स का पूछेगा तो आप F.dr लगा देंगे. फिर इसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है जैसी जरूरत पड़ेगी. फिर दूसरा हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. एनर्जी के बारे में ये पढ़ा कि ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है वर्क परफॉर्म करने की. तो ये वर्क से रिलेटेड होता है और इस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. तो ये जो एनर्जी था वो या तो मोशन की वजह से आएगा तो काइनेटिक बोलेंगे, पोजीशन की वजह से आएगा तो पोटेंशियल बोलेंगे. काइनेटिक का फॉर्मूला आया था हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर हम तभी लगाते हैं जब m मास v वेलोसिटी से चल रहा हो. दैट मींस इंटायर m मास v वेलोसिटी से चल रहा हो. अगर उस मास का कुछ पोर्शन किसी और वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ पोर्शन किसी और वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे. सो अगर एक सिंगल बॉडी है और उसके पास वेलोसिटी v है, उसका मास m है, तो हम इसको लगा सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये अभी बताना बाकी है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे. So let's come to the homework solution. ध्यान से समझना. हाँ समर्थ, we will be starting with that dm v square वाला stuff और उसी से ही इसका solution है. तो मैंने आपको इसको solution को बनाने के लिए हिंट दिया हुआ था. अब डिटेल में उसको बताएंगे. You need to carefully listen and understand. So क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये जेई मेन में आया भी है, कि अपने पास एक स्प्रिंग है, यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, उसके ये लास्ट पॉइंट को आप मूव कराते हो और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके पास वेलोसिटी v नॉट है. किसी एक मोमेंट पर, उस मोमेंट पर इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा ये बताना है. इसका टोटल मास m दिया था आपको और ये फिक्स्ड है. सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो मास है ना, वो मास यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से इसके कुछ पॉइंट समझते हैं. एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है, ये आपको बताई गई है. इफ समबडी आस्क कि ये जो पॉइंट वॉल से कनेक्टेड है उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या बता सकते हो वॉल वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी रही होगी? ऑफ कोर्स यू कैन, क्योंकि वॉल से कनेक्टेड जो पॉइंट है वो वॉल के साथ रहता है और वॉल आपका चल नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी. गुड. फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो अगले वाले पॉइंट के पास कुछ वेलोसिटी आएगी, आगे बढ़ोगे तो और वेलोसिटी होगी, नेक्स्ट पॉइंट के पास और वेलोसिटी होगी, अगले पॉइंट के पास और वेलोसिटी होगी और इसके पास ये वेलोसिटी है. सो यू कैन थिंक ऑफ कि ये जो स्प्रिंग है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है और अलग अलग पॉइंट्स के पास अलग अलग वेलोसिटी जा रही है.
तो यहाँ पर हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तभी होता है जब एम मास वी वेलोसिटी से चले। यहाँ पर एम मास तो है, वेलोसिटी भी वी है, लेकिन वी वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की नहीं है, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे समझते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू l है। इसका मतलब इसकी लेंथ कितना है, l लेंथ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आई मीन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स मीन हर एक पोर्शन का मास बराबर है। हालांकि देखने में कम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हर एक पोर्शन का मास बराबर है। तो जब हर एक पोर्शन का मास बराबर होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्प्रिंग। यूनिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं, इससे कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहती है ना। अब हमको किस तरह से प्रोसीड करना होता है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सो आप जहाँ से भी x इक्वल टू 0 मेजर कर रहे हो वहां से एक डिस्टेंस पे जाओ। लेट से हम x डिस्टेंस पे गए, छोटा सा पोर्शन स्प्रिंग का, और कितना लेंथ हम उसको यूज करने वाले हैं, उस लेंथ का नाम हम dx बोलते हैं। ये हमारे लिए जनरल मेथड रहेगा सॉल्विंग के लिए, फ्यूचर में इसको बहुत यूज करने वाले हैं, पर्टिकुलरली एडवांस क्वेश्चंस में। सो सिंस हमको पता था कि हर एक मास की अलग अलग वेलोसिटी है, तो हम एक छोटे से पार्टिकल को पकड़ना चाहते थे। अब इसको पार्टिकल बोलो या फिर एलिमेंट बोलो। ये जो छोटा सा स्प्रिंग हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये इसको बोलेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट और मास एलिमेंट। मास एलिमेंट इसलिए बोला कि छोटा सा मास हमने यूज किया है। सिंस हमको पता था हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा। इसका अपना मास कितना है, इसका मास dm है। d का मतलब डिफरेंशियल। तो जब कभी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे तो उसके मास को dm बोलेंगे। अच्छा, ये कितनी लेंथ इसकी इन्वॉल्व है, इसकी जो लेंथ हमने चूज की है वो dx लेंथ यूज चूज की है। ये जो लेंथ है dx। अब आपको पता है कि टोटल लेंथ हमारे पास कितना था, l लेंथ का मास कितना था, m। और यूनिफॉर्म जब केस होगा तो आप उसको लिनियरली रिलेट कर सकते हो। तो अपनी ये लैंग्वेज जो आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे मैथ्स में कि सिंस l लेंथ ऑफ स्प्रिंग हैज मास इक्वल टू m। सो l लेंथ का मास m है, सो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल हैव मास m by l। सो dx लेंथ कितना मास कैरी करेगा, हेंस dx लेंथ विल कैरी मास इक्वल टू m by l into dx। तो ये जो मास आया है वो dx लेंथ का आया है, और यही dx लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये जो dm है उसकी वैल्यू ये हो जा रही है। सो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं इस बिगनिंग लेवल पर। तो dm की वैल्यू अपने को मिल जा रही है टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dx, राइट। अच्छा, इसे हमने डीएम क्यों निकाला है, इसकी वजह है क्योंकि अपने को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अच्छा, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर कोई आपसे पूछता है तो ये इसी जैसे एग्जांपल है। तो जितना भी मास आप ले रहे हो उसकी वेलोसिटी भी है, तो इस डीएम की टोटल वेलोसिटी भी पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, अब आप काइनेटिक एनर्जी डी के लिए यूज कर रहे हो, इसलिए डी काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी is going to be equal to half the mass which is dm into velocity square। सो ये अपने को काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशियल फॉर्मूला मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला, और ये डीएम का मिल गया। अपना पर्पज है टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना। फिर आप रिकॉल करोगे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें वेक्टर वगैरह तो करना नहीं होता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे। अब जानते हो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी के ई का इंटीग्रेशन के ई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डी के ई आपने फॉर्मूला बनाया है उसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो बेसिकली हम लोग डी लगा दे रहे हैं फॉर छोटे से एलिमेंट, और एक छोटे से पार्टिकल के बारे में पता करेंगे, फिर सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना।
तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस छोटे से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके आगे वाले की और आगे वाले की, सभी की निकालेंगे, पीछे वालों की भी निकालेंगे, फिर सभी को ऐड कर देंगे। निकालने का तरीका क्या है? पहले एक छोटे से पार्टिकल का आप कैलकुलेट करो, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ कंटीन्यूअस नंबर्स। सिंस ये कंटीन्यूअस है इसलिए कंटीन्यूअस नंबर्स को ऐड करने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? अब उस पे डी के की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, dm को अब देखो यहाँ पे m है और ये v है, दोनों वेरिएबल्स है, तो अब दोनों को हम लोग किसके टर्म में लाना चाहेंगे? x के टर्म में, क्योंकि x की लिमिट हमको पता है 0 से लेकर के l तक जाना है। सो दिस विल टर्न अप एज हाफ इंटीग्रेशन dm की जगह पर हमको पता है m बाई l इंटू dx, तो अब ये x के टर्म में आ गया इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये v नॉट नहीं है, ये वेलोसिटी किसी बीच वाले पार्टिकल के बारे में है। अब हम क्या पता करना चाहेंगे कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो x पर कैसे डिपेंड कर रही है। हमको ये तो जरूर पता है कि v की वैल्यू 0 होती है जब x की वैल्यू 0 है, और हमको ये भी पता है v की वैल्यू v नॉट होती है जब x की वैल्यू xl हो जाती है। तो बीच में कैसी रही होगी उसको हम पता करना चाहेंगे, और एक बार हमको v पता चल गया x के टर्म में तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये बन जा रहा है हाफ, और आप चाहो तो m और l को बाहर निकालो, बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट, लेंथ इज अ कांस्टेंट गिवन नंबर, सो उनका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं आएगा। v स्क्वायर अभी अंदर रहेगा dx। if somehow we can get the velocity as a function of x, जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग कहानी है, धीरे से आपको मैं स्लोली बताता हूँ, समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो परफेक्ट है। और फिर इसको एज अ रिजल्ट याद रखेंगे कि जो भी आंसर आने वाला है। अच्छा, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के पास कितनी होगी हमने निकालनी है। मैं इसी स्लाइड पे वर्क करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो फिर हमको फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको समझने में भी इशू बनेगा। सपोज करो एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा, इसके ऊपर भी बना सकते थे लेकिन अलग से दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ पर हम उसको वेलोसिटी देते हैं, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, और इधर हम लेंथ देते हैं, दैट मीन्स एक्स, स्प्रिंग के लिए, और हम वेलोसिटी को प्लॉट करना चाहते हैं लेंथ के साथ, क्योंकि हमको v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो v और x में रिलेशन चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर सर्चिंग। अपने को पता है कि जब x 0 था वेलोसिटी 0 था, तो x 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ से चलेगा। अपने को ये भी पता है कि जब x की वैल्यू l होती है कभी फ्यूचर में, तो वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट हो जा रही है, यहाँ कहीं v नॉट। सो इसका मतलब है ये भी पॉइंट हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस का है, और इसको भी हम मिला लेंगे। सो ये दो पॉइंट्स हमको पता चल गया, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है जब x की वैल्यू l है तो वेलोसिटी v नॉट है, और जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी 0 है। अब v और x का ग्राफ होगा वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाला है। जब कभी यूनिफॉर्म आएगा या फिर सिंपलेस्ट केस आएगा तो हम सिंपलेस्ट ग्राफ को पकड़ेंगे। जब तक वो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम उसको लीनियरली समझते हैं, लीनियरली, क्योंकि अगर हमको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना, हमारे पास n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ग्राफ हो सकते हैं। एक ये ग्राफ हो सकता है, एक ये ग्राफ हो सकता है, एक ये ग्राफ हो सकता है, एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, कुछ और भी ग्राफ हो सकते हैं। सो इनफाइनाइटली मेनी ग्राफ्स आर अवेलेबल। सिंपलेस्ट, इजीएस्ट, लीनियर, यूनिफॉर्म केस में आप लीनियर समझेंगे ये वाला ग्राफ, इतना लिबर्टी आप यूज कर सकते हो। सो वी विल से कि इस तरह से ग्राफ जा रहा होगा। अगर ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है देन अपने को अभी क्या पता करना था? अभी अपने को ये पता करना था x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी है। हमने 0 का देख लिया, l का देख लिया, और पूरा लीनियरली बना भी लिया, तो x डिस्टेंस कहाँ पे पड़ेगा? तो यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस आए थे, तो ये लोकेशन हमारी कुछ x डिस्टेंस की हो जाएगी। ये इस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो अपने को चाहिए। दैट मीन्स x लोकेशन का पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो वेलोसिटी हमको पता करनी है। I can think of it's a big deal that I'm explaining, and if you are able to catch it, it's a great thing. कि x डिस्टेंस की वेलोसिटी हम किस तरह से ग्राफ से लिंक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर चल रहा था, और उसका एक एलिमेंट लिया, उसको ग्राफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना अगर अपने को यहाँ तक जमता है देन वी आर वेरी क्लोज टू थिंग्स। अपने को ये v और x में रिलेशन चाहिए, और v नॉट और l पता है, और 0 0 भी पता है। सो वी कैन आंसर इट लाइक
वी कैन थिंक ऑफ कि ये कोई एंगल थीटा वीटा रहा होगा, जो भी एंगल रहा होगा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे चूज कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे चूज कर लेते हैं, दोनों से tan थीटा को बराबर कर देते हैं। सो अगर उस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, स्पेस का कंस्टेंट है तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दे रहा हूँ। क्या आपको ग्राफ से कुछ ऐसा समझ में आता है कि जो tan थीटा की वैल्यू स्मॉलर ट्रायंगल में हम लोग यूज करने वाले, स्मॉलर ट्रायंगल में, so is it going to be perpendicular distance divided by base? Perpendicular is v, base is x, so basically it's going to be v by x. now अगर इसी tan थीटा को हम बिगर ट्रायंगल में यूज करते हैं, वो भी राइट एंगल्ड है, तो ये परपेंडिकुलर v नॉट हो जाएगा, बेस l हो जाएगा, so you will get it like कि v नॉट by l आ रहा है। सो यहाँ से अपने को एक आइडिया मिला कि v की जो वैल्यू आएगी वो v नॉट डिवाइड बाई l इंटू एक्स के बराबर आ जाएगी। ये जो रिजल्ट अपने को मिला है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, और एटलीस्ट हमारे जो दो कंडीशंस हमको पता थे उससे मैच करना चाहिए। जब x की वैल्यू 0 हो तो वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, जब x की वैल्यू l हो तो वेलोसिटी v नॉट आना चाहिए। x को 0 रखोगे 0 हो जाएगा, x को l रखोगे v नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बताने में कैपेबल है। अगर x की वैल्यू l/2 रखोगे, दैट मींस मिड पॉइंट पर रहोगे, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट बाई 2 आ जाएगी। So this is the linear variation of velocity of the points of the spring. फास्ट हो रहा हो तो आपको रोकना है, तो मैं स्लो हो जाता। समझ में आ रहा हो? So we are very close to the answer now. अब आपको v पता चल गया, v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी एक इंटीग्रेशन उसको परफॉर्म करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अपने को मिल जाएगी। So let me proceed and get to the answer. So it comes out to be m divided by twice l integration of v square which will turn as v naught square, जो कि कांस्टेंट गिवन नंबर है, l स्क्वायर, और ये x स्क्वायर dx। x के टर्म में चल रहा है तो x की लिमिट भी लगानी है। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो v नॉट l स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी लाइक m v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स l क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। डू वी नो एक्स लिमिट्स? दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल्स को ऐड करना है, जीरो से लेकर के एल तक सभी को ऐड करना है। तो जीरो से लेकर के एल तक कंटिन्यूअसली ऐड करना चाह रहे हैं लोग, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ ये जो इंटीग्रेशन है दैट्स गोइंग टू बी लाइक एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2l क्यूब, और ये आ जाएगा l क्यूब डिवाइड बाई 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है, लिमिट्स लगना आपको आता है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि एल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बनेगा 1/6 एम वी नॉट स्क्वायर। सो नाउ ऑनवर्ड यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/6 m v naught square for a spring which is fixed at one end pulled by some agent at the another end with a velocity v naught. सो 1/6 एम वी नॉट स्क्वायर करके उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए थे और एक ऑप्शन ये था, इसको मार्क करना था। अब आएगा तो आप डायरेक्टली उसको याद भी रख सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कैसे निकाला गया वो समझ लो। अगर उसको री एक्सप्लेन करना हो तो जरूर बोलिए, मैं करता, और अगर आपको समझता है तो दैट्स ग्रेट पॉइंट। और जब कभी वेरिएबल्स केस आएंगे तो हम इस तरह से कुछ डिफरेंशियल एलिमेंट लिया करेंगे, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए जो मेथड्स हैं वो हम जानते हैं, कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनको हमको अलग से पता करना पड़ेगा, अलग से पता करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/6 वाज परफेक्टली करेक्ट। Instead of making graph, can we calculate v using simple unitary method? Yes, you can do so. Yeah, of course you can do. और ये यूनिटरी मेथड ही है बेसिकली, ग्राफ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसे कि ये भी यूनिटरी मेथड से निकाला है, तो ये भी यूनिटरी मेथड से ही निकाला है। यूनिटरी का मतलब लीनियर मेथड होता है, तो ये भी लीनियर मास डेंसिटी ये कांस्टेंट है, तो ये भी लीनियर वेरिएशन है, कर सकता हूँ। वहां से भी आपका यही आंसर आया होगा यूनिटरी मेथड से, कि एल लेंथ वाले पॉइंट की डिस्टेंस स्पीड v नॉट है, तो यूनिट लेंथ वाले की कितनी रही होगी, देन एक्स डिस्टेंस वाले की कितनी रही होगी, बिल्कुल बोल सकते हो।
सो वी हैड अ सफिशिएंट टाइम। किसी को कोई और डाउट है इस पे तो जल्दी पूछ लीजिए या कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना, अदरवाइज इसको घर पे 2-3 बार ऑब्जर्व करना है आपको ध्यान से कि सर ने क्या क्या किया है और ऐसी सिचुएशन में हम कैसे लर्न करते हैं। ये इसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट मेथड। और डिफरेंशियल एलिमेंट मेथड आपको अभी फ्यूचर में बहुत यूज करना है अगले चैप्टर से जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो अब देखोगे सेंटर ऑफ मास में हमको डिफरेंशियल एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में करने पड़ेंगे फ्यूचर में, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। अभी बिगनिंग है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। हाँ मैं समराइज कर देता हूँ क्विकली। सो स्प्रिंग यूनिफॉर्म था, आपने देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के पास अलग अलग वेलोसिटी है। कोई भी एक बीच का जनरल एलिमेंट पकड़ो, उसकी वेलोसिटी को v बोलो, उसके मास को dm बोलो, यूनिटी मेथड से मास को पता कर लो एंड देन काइनेटिक एनर्जी इस छोटे से एलिमेंट के लिखो। इट्स लाइक कि कैसा है कि ऐसा हम समझ रहे हैं कि इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं और अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग मासेस अलग अलग वेलोसिटीज हैं और आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सभी की काइनेटिक एनर्जी को निकाल करके ऐड करेंगे। सिंस ये कंटिन्यूअस फैशन में है तो सभी को हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को पकड़ते हैं, उसको एक पार्टिकल मान करके सॉल्व कर लेते हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा। फिर उसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना। फिर डीएम आपने निकाला यूनिटरी मेथड से, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। वेलोसिटी को भी आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो या फिर ग्राफ से रिलेट कर सकते हो। और वेलोसिटी आपको एक्स के टर्म में आ गया, डीएम आपको एक्स के टर्म में आ गया, सारे एक्स के टर्म में आ गए, तो इंटीग्रेशन हमारा एक्स के टर्म में बन गया। और एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करना हमारे बहुत आसान था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, लिमिट 0 से एल रहेगा, आंसर आ गया। करेक्ट। सो ये था आपके काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल रहता है पार्टिकल केस में, और पार्टिकल केस में सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा। वेरिएशन केस आएगा तो उसी हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। Then after we need to talk about the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई शॉर्ट में लिखेंगे या फिर यू लेटर से लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बच्चों को कई बार बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं या फिर क्लैरिटी नहीं रहती है। सो जो मैं बोल रहा हूँ उसको वंस एंड फॉर ऑल के लिए समझना और याद रखना है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है ना, ये बहुत बार आने वाला है। जैसे अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। देन आफ्टर हम लोग अभी स्प्रिंग पढ़ेंगे तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सरफेस टेंशन की बात करेंगे, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा रूल्स यही लगेंगे जो अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं। सो फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन रूल्स। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दिस इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। तो किसी सिस्टम के लोकेशन, पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो कैपेसिटी होती है वर्क परफॉर्म करने की, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसा लिखा है तो फिर एक बार मैं लिख देता हूँ। इट इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। इस डेफिनेशन को इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी है, फील करने की कोशिश करनी है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ तो ये फीलिंग आपकी स्ट्रांग बनेगी। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके हाथ में जो पेन और पेंसिल है, आपने उस पेन और पेंसिल को एयर में रखा, पकड़ के रखा, इसके बाद आपने उसको रिलीज कर दिया। लेट्स से ग्राउंड है यहाँ पर, तो जब आपने इसको रिलीज किया यहाँ पर, जब आप पकड़ के रखेंगे तो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नली एंड वो जहां पर आप चाहोगे वहां पर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना फोर्स उस पर लगा रहे हो। बट वेन यू रिलीज इट तो सिस्टम इज नाउ फ्री। अगर ये यहीं पे रह जाता है, अगर ये यहीं पे रहता है, इसका मतलब इस पोजीशन की वजह से इस पर कोई भी कैपेसिटी नहीं है वर्क परफॉर्म करने की, क्योंकि हमने इसको फ्री किया और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। बट अगर ये कुछ करना स्टार्ट करता है
तो इसका मतलब है कि इस पे वर्क डन हो रहा है या फिर वर्क डन कर सकता है, दैट मीन्स इसके पास कैपेसिटी है. When you release it, then you'll find it won't stay here, rather it will go downside. Since it is moving, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, फ्री किया, वो मूव करना स्टार्ट करता है. इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर कोई कैपेसिटी है वर्क करने की. इसका मतलब है ये जो कैपेसिटी है वो उसकी मोशन की वजह से नहीं है, जस्ट आपने रिलीज किया है इस लोकेशन पे, तो इसके पास कैपेसिटी है. हाँ, अगर इसी पेन और पेंसिल को आपने ग्राउंड पे रिलीज किया होता है यहाँ पर, तो क्या ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा या फिर इधर जाना स्टार्ट करेगा या फिर इधर जाना स्टार्ट करेगा? स्टेबल टाइप का ब्लॉक अगर है, अगर आप ग्राउंड पे रखते हो, तो आपने जहां पर रिलीज किया है वो वहीं पे स्टे करता है. दैट मीन्स इस पोजीशन के पास कोई कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की, लेकिन इस पोजीशन के पास कैपेसिटी है वर्क करने की. तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटी आ रहा है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, कन्फिगरेशन डिपेंडेंट है. और इसी कैपेसिटी को हम बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, because it is due to location of the object or system. So we will say it can perform, hence it carries potential energy. And then we will see कि ये potential energy किसकी वजह से है, उसी हिसाब से उसका नाम दे देंगे. Since ये gravity वाला वर्क करेगा तो इसको बोलेंगे gravitational potential energy. Okay. Another example we can catch. Let's say कि अपने पास ये अरेंजमेंट था. आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को जो कि यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में रहता है, इसका मीन पोजीशन था. अगर आपने उसको यहीं पे रिलीज किया तो ये कहीं नहीं जाने वाला, जैसा था वैसे ही रहेगा. बट सपोज करो कि आपने इसको यहाँ पर लेकर के आए थे, यहाँ पर, और यहाँ से रिलीज करते हो. नाउ इन केस यू रिलीज द सिस्टम फ्रॉम हियर, सो कैन यू एक्सपेक्ट कि ये ब्लॉक आपका यहीं पे रहे? अगर ब्लॉक आपका यहीं पर रहता है, इसका मतलब है कि आपने रिलीज किया एंड इट हैज नो कैपेबिलिटी टू डू वर्क, हेंस इट इज स्टेइंग वेयर यू हैव रिलीज्ड. बट प्रैक्टिकली यू विल फाइंड कि इट विल बी मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये अपने मीन पोजीशन की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा. और यू सी कि आपने उसको छोड़ा, जैसे ही आपने रिलीज किया ये चलना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब है कि इस पोजीशन के पास या इस कन्फिगरेशन के पास एनर्जी थी. पोजीशन या कन्फिगरेशन डिपेंड अपॉन द थिंग्स. ये अगर सपोज के लिए स्प्रिंग नहीं लगा होता, ब्लॉक को आप रिलीज करते तो नहीं चलता. इसका मतलब है इसको चलाने में कन्फिगरेशन मैटर कर रहा है. दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग है ना, ये मैटर कर रही है. तो ये सिस्टम के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम बोलेंगे कि दिस गॉट पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वंस यू रिलीज इट स्टार्ट्स मूविंग. सो कैसे चेक करना है? You just release a system and check whether something is taking place or some motion or some work is taking place. That means it got kinetic, it got potential energy. That means it got energy either due to position or configuration. उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देंगे. और भी आप ऐसा केस देख सकते हो. सपोज कर लीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था, यहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर लेकर के आते हो और उसको रिलीज करते हो. लेट्स से ये फिक्स था, तो दूसरा वाला इधर इधर या फिर इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली बार मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट्स को, एक को पकड़ के रखो, दूसरे को रिलीज करो पास में, तो वो मूव करता है विदाउट इन टच. इसका मतलब है उस कन्फिगरेशन के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है. दैट मीन्स वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. और भी फ्यूचर में कई सारे फोर्सेस होंगे जहां पर हम विजुलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. और मैग्नेट में जो आएगी तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. चार्जेस पे जो आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी रहती है. आपको एक आइडिया लग गया होगा. और अब हम लोग उसके मैथमेटिकल मॉडल पे जा सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है और उस फॉर्मूले को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, वो सारे पॉइंट्स. सो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, तो फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, ये पॉइंट क्या यूज होगा वो मैं बताता हूँ. सो वी विल राइट लाइक दिस कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
पहला तो इतना मैं बता देता हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी एज सच कुछ नहीं होता है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी एज सच होता है। व्हेन वी से काइनेटिक एनर्जी वी मीन हाफ mv स्क्वायर, बट व्हेन वी से पोटेंशियल एनर्जी दैट्स नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। इट हैज टू बी स्टेटेड लाइक कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी आप समझेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of work done by conservative force. So that statement is talking about how to get the formula for change in potential energy. एक बार अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चला तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म के बारे में बात कर सकते हैं, अगर इनिशियल वैल्यू हमको पता हो तो। So change in potential energy for any system or object can be always given as a negative of the work done. Work done हमको आता है by what force? Conservative force. तो यहाँ पर अपने को कुछ पॉइंट्स को और हाईलाइट करके समझना है। एक तो ये था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, दूसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के बारे में बात हो रही है, और उसका नेगेटिव वैल्यू है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए आपको कैसे फोर्स की जरूरत होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की जरूरत होती है। कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं। और आपने एग्जांपल देखा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हुआ है, स्प्रिंग फोर्स यूज हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की है। ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे कंजर्वेटिव फोर्स के। दैट मींस देयर वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, और in cyclic loop their work done is zero. So उस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Potential energy is defined potential energy is defined for conservative forces. जहां भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ऐसा बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हम तभी डिफाइन करेंगे जब फोर्स हमारा कैसा हो? कंजर्वेटिव हो। बेसिकली आइडिया क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। सिंस वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो उनका जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप रिलीज करते हो तो वर्क डन करने की कैपेबिलिटी पर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बताता मैं आपको। जैसे ये एग्जांपल है, ये ब्लॉक कभी ना कभी नीचे रहा होगा, फिर जब आप इसको ऊपर लेके गए होगे तो ग्रेविटी ने वर्क किया होगा नेगेटिव। अब ये जो ग्रेविटी का वर्क था वो वेस्ट नहीं हुआ, वो इसके पास स्टोर्ड हो गया एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है, और जब कभी आप फ्री करोगे तो यही वर्क डन उसको वापस मूव कराएगा। सिमिलरली जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप इधर ले गए होगे ब्लॉक को, तो स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क किया होगा, वही नेगेटिव वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में ब्लॉक में स्टोर हो गया, सिस्टम में स्टोर हो गया। जैसे ही आप ब्लॉक को रिलीज करते हो दैट विल बी एक्टिव एंड विल ब्रिंग द ब्लॉक बैक। सो जो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है that gets converted into potential energy and it is stored in the system, it's not wasted. और ऐसा तभी होगा जब फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। जस्ट टू डिस्टिंग्विश, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करता। इस ब्लॉक को आप ऊपर ले गए और आपने रिलीज किया तो नीचे आया। लेट्स से कि अगर इसी ब्लॉक को हम इधर ले जाते और रिलीज करते तो क्या ये वापस आता? वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगने वाले जो फोर्सेस थे, अगर किसी ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो और रिलीज करो तो क्या वो रिटर्न बैक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस पे जो लगने वाले फोर्सेस थे उनका वर्क डन वो कंजर्वेटिव नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन था, ये कंजर्वेटिव नहीं है, और जो फ्रिक्शन था वो भी कंजर्वेटिव नहीं है, तो उसको रिटर्न नहीं करा पाएगा। इन्होंने जो भी फ्रिक्शन ने वर्क डन किया वो हीट के फॉर्म में चला गया, वो स्टोर नहीं हुआ। लेकिन जब आप ऊपर लेके गए तो ग्रेविटी का वर्क डन स्टोर हुआ, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था।
किसके फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। सो दोनों पॉइंट्स याद रखना, वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है और कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ तक सेटिस्फाइड हैं तो फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक अगर आप एक फील्ड का फॉर्मूला या एक कंजर्वेटिव का फॉर्मूला समझ जाओगे तो बाकी सारे का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के खुद ब खुद निकाल लोगे, क्योंकि डेफिनेशन हमारी यही जा रही है सभी के लिए। दिस इज वैलिड फॉर ऑल। आपने कुछ लिखा हुआ है, डू ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस कंपल्सरली हैव पोटेंशियल एनर्जी? यस, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनकी हीट, उनका जो एनर्जी है, वर्क डन है, वो एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होगा। बट मीनिंग इज कि उनका जो वर्क डन है वो वर्क डन कभी वेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अगर स्टोर होगा देन दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑल कंजर्वेटिव फोर्स हैव पोटेंशियल एनर्जी। और आप ऐसा कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो अपने को कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसके बाद हम लोग जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो और जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे वो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग होंगे, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग कंडीशंस में डील करने वाले हैं। सो अभी जो हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो एज्यूमिंग कि हमारा जी कांस्टेंट रहता है, दैट मींस एक्टिविटी जो है अर्थ के क्लोज है। सो एज्यूमिंग g इज इक्वल टू कांस्टेंट, g की वैल्यू जो है लिख देता हूँ लैंग्वेज में, एज्यूमिंग ग्रेविटी ऑफ अर्थ is constant. That means activity is taking place close to the earth surface. So g हमारा बदलेगा नहीं, तो g हमारा कांस्टेंट रहेगा। आगे चलकर क्या पढ़ोगे कि जब हम ऊपर जाते हैं या फिर अर्थ के इनसाइड जाते हैं या फिर हम किसी और प्लैनेट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसका ग्रेविटी का वैल्यू है वो बदलता है। हाउ इट वेरीज, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टडी और अंडरस्टैंड। वो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे। सो दिस अजम्पशन के साथ हम लोग आगे बढ़े। अगर ये अजम्पशन है, सो लेट्स से कि ग्राउंड कहीं भी हो, अर्थ कहीं भी हो, आपसे को बाद में उसको हम रिलेट करते हैं। लेट्स हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है। ये वर्टिकल लाइन में हो या फिर हॉरिजॉन्टल कहीं और अलग भी हो तो भी चलेगा, तो मैं अलग ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेट्स से एक पार्टिकल को आप 1 से ले जा करके 2 तक ले जाते हैं, एम मास को। यू नो कि अपने को किसकी जरूरत होती है? अपने को जरूरत होती है वर्टिकल हाइट की। ग्रेविटी के वर्क डन में। सो वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मच एक्स हैज गॉन। सो मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आल्सो लेट कि एक पार्टिकल है, लेट एम गोज और इज टेकन or goes from A to B, from one location to location 2, as shown in the figure. क्या आप हमको ये बता पाओगे कि एज्यूम की ग्रेविटी डाउन साइड है और कांस्टेंट है? सो व्हाट विल द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वी हैव गॉट टू नो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है। लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स से हम लोग वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ये डिस्टेंस हमको r देता है, ये डिस्टेंस x देता है और ये डिस्टेंस h देता है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एज अ वर्क डन बाय ग्रेविटी? सो ना तो हम r यूज करेंगे ना ही x यूज करेंगे, केवल h यूज करेंगे। गुड। और सिंस अपसाइड गया है तो माइनस एम जी एच है, एंड दैट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई। ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई इट। परफेक्ट।
Now come to the definition. Definition is कि change in potential energy is equal to negative of work done by the conservative force. यहाँ पर जो gravity है वही हमारा conservative force है. So since definition says कि change in potential energy is equal to negative of the work done by conservative force. So that is the definition for change in potential energy. Change in potential energy is equal to negative of the work done by CF. CF का मतलब हुआ conservative force. ना अगर हम 1 इनिशियल बोलते हैं 2 फाइनल बोलते हैं क्योंकि 1 से 2 जा रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ U2 माइनस U1 और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन का मतलब हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो इन दोनों वैल्यूज को हम उस एक्सप्रेशन में रखना चाहते हैं जो डेफिनेशन है. So what we are going to get is कि potential energy of 2 minus potential energy of one location, which is change in potential energy. This is going to be equal to minus of the work done by gravity. Do we know work done by gravity? Yes, we have already calculated it. So we came to know कि potential energy of second position minus first position is going to be minus of minus mgh. So that means to say कि U2 minus U1 की जो वैल्यू आएगी वो mgh के बराबर आ जाएगी. So इसको हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से निकालना है जहां पर जी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं तो अपने को mgh बोल देना है. mgh कब बोलना है? जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब है 1 और 2 पॉइंट में किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? हायर पॉइंट का. तो हायर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, लोअर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है. तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि जो हायर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है वो लोअर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh है. आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो. अगर हमने लोअर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़ा होता, अगर लोअर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़ा होता तो हायर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 0 प्लस mgh. दैट मींस mgh. सो हम ये बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट के कंपैरिजन में mgh ज्यादा है क्योंकि ये अपसाइड है. नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि अगर मैं डाउन साइड आया होता तो वर्क डन पॉजिटिव रहा होता तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाता. तो इसका मतलब हम नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है. दैट मीन्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. और वो ये एक्सप्रेशन बताने की कोशिश करता है. सो कॉपी कर लीजिए और जब कभी वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी की वजह से तो आप उसको mgh से रिप्लेस कर देंगे. अब ऊपर पार्टिकल है तो mgh ज्यादा होगा, नीचे गया है तो mgh से ड्रॉप हुआ होगा. WCF means work done by conservative force. Okay. Yes, आप लोगों ने समझा दिया, अच्छी बात है. और वो ये जनरल एक्सप्रेशन है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, इसलिए मैंने CF यूज किया है. और यहाँ पर CF का मतलब क्या है? ग्रेविटी है. स्प्रिंग होगा तो हम स्प्रिंग फोर्स निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा देंगे, कोई भी होगा उसको यहाँ पे लगा देंगे. अब क्या होता है कि U1 को हम रेफरेंस लेना पड़ेगा. हाँ, हर बार हमको चेंज पता करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को रेफरेंस ले लेते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो 0 पोटेंशियल पर है. हम अर्थ के सरफेस को 0 पोटेंशियल ले सकते हैं, हम किसी भी सरफेस को 0 पोटेंशियल ले सकते हैं. मतलब अपने को U1 पता करना पड़ेगा तभी हम U2 बता सकते हैं. सपोज कर लीजिए कोई कहता है ये जो लेवल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 है, वो 0 है, तो U2 कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा. लेकिन अगर कोई कहता है कि ये जो U1 है वो 10 है तो U2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस mgh हो जाएगा. सो U1 कितना है ये रेफरेंस है और वो रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा. सो हम लोग फिर क्या करते हैं, रेफरेंस किसको चूज कर लेते हैं? अर्थ सरफेस को. सो वो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जनरली, ये सिर्फ जनरली है. क्वेश्चन चाहे अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम अर्थ सरफेस को 0 पोटेंशियल ले सकते हैं. अदरवाइज आप जिसको चाहो उसको 0 पोटेंशियल ले सकते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल को. सो जनरली अर्थ सरफेस
is taken as a zero potential energy reference. So उसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेकर के चलते हैं, उसी के बेसिस पर हम बात करने लगते हैं। तो जैसे कोई बोलता है कि एक पार्टिकल अर्थ के सरफेस से 10 मीटर की हाइट पर है, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमने अर्थ को जीरो पकड़ा था, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 प्लस mgh। 0 प्लस mgh मास पता होगा तो हम पता कर लेंगे। अगर कई बार आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि अर्थ को आप जीरो मत पकड़ो, तो नहीं पकड़ेंगे। बोला कि अर्थ को आप 100 जूल ले लो, ठीक है, तो बाकी सब में हम 100 ऐड करते जाएंगे। ऊपर नीचे जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। आई मीन प्लस mgh ऊपर, माइनस mgh नीचे। जो रेफरेंस है वो रेफरेंस रह जाएगा। यू मस्ट हैव गॉट इट, कि पहले भी आपने सुना होगा, अब मैं इसको डिटेल में बता दिया है। और अगर आपको समझ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से स्प्रिंग के बारे में कैलकुलेशन कर लेंगे, उसका भी कवर अप हो जाएगा। आपने बोला है इफ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम 2 to 1 देन हाउ विल द पीई चेंज। तो आप बोलोगे 2 हमारा इनिशियल है, 1 हमारा फाइनल है, तो 1 और 2 को स्वैप कर देंगे। तो जब आप 1 और 2 को स्वैप कर दोगे तो ये आएगा u1 इज इक्वल टू u2, लेकिन एक चेंज और आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी तब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नंबर नेगेटिव रह जाएगा। तो तब भी आंसर यही आएगा। तो क्या बन जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस mgh। इसका मतलब ये बोल रहा होगा कि अभी भी बोल रहा है u2 बड़ा है, u1 छोटा है, और u2 किससे बड़ा है, mgh से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स u1 इज गोइंग टू बी u2 में से mgh कम कर दो। तो हमारा अब ये रेफरेंस था, इसमें से अगर हम नीचे गए हैं तो mgh कम कर देंगे, तो हमारी नीचे जाने में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कितने से कम होती है, कितने से बढ़ती है, mgh से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, तो आप उसके आंसर हमको बताएंगे। ताकि ग्रेविटेशन वाला स्टफ आपको समझ में आ जाए हमेशा, वंस एंड फॉर ऑल। लेट्स से कि एक ये लेवल दिया जा रहा है अपने को, और आपसे बोलता है कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी अपने को कहीं से पता है। और कहाँ से पता है, आई डोंट नो। 200 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास 5 kg दिया गया है, और ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। दैट मीन्स हम अर्थ से बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं, किलोमीटर्स और किलोमीटर्स टाइप पे जा रहे हैं। एक बार पार्टिकल यहाँ पर था, इस लोकेशन पर है, ए लोकेशन पर है, और एक बार अभी कहीं और लोकेशन पे ले जाएंगे, तो 1 by 1। क्वेश्चन इज फाइंड potential energy when particle is at A option 0.1 और A पार्ट 0.1 पर है। 0.1 की जो हाइट है, लेट्स से 20 मीटर हाइट है। सो अगर एक पार्टिकल 20 मीटर हाइट पर ए लोकेशन पर है, जिसका मास 5 kg है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये अपने को पता करना है। और ये जो लाइन चूज की गई है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है। ट्राई कीजिए, आंसर कैलकुलेट कीजिए, प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे तो सही आंसर आएगा। और अगर आप इशू बनाएंगे तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करेक्ट भी हो जाएगा। एक 1200 जूल आ रहा है, एक माइनस 1200 जूल आ रहा है, एक 800 आ रहा है। सो कई सारे वेरिएशंस आए हैं। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगा क्लैरिफाई करने में कि एग्जैक्टली क्या करने का है। So I'm getting 3 types of answers so far, settling somewhere at 800. Take your time. What I said, just follow those instructions.
चलिए मैं बताता हूँ, आपने ट्राई कर लिया। लेट्स से ये जो रेफरेंस वाला है इसको यू नॉट नाम दे देते हैं ताकि यू हम जनरल लिख सकें। सो अगर ये हमारे लिए यू नॉट होता या फिर यू वन यू डैश जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। ना यू सी कि इस लेवल से आप ऊपर जाते हो तभी आपको वन मिलता है, और हम जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ होता है। सो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रो की होगी। कितने से ग्रो की होगी? mgh से। सो हम ये बोलने वाले हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी वन लोकेशन की होगी दैट विल बी इक्वल टू बेस प्लस mgh। और वैसे भी लिख सकते हो कि हम इधर से इधर गए तो वर्क डन, जो हमने बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की थी इसके हिसाब से ड्राइव भी कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाती है। तो इनिशियली कितनी थी? u नॉट। बढ़ कितने से गई? mgh से। तो फाइनल कितना हो गया? u नॉट प्लस mgh। एज सिंपल एज एनीथिंग। इसके बाद अब u नॉट की वैल्यू कितनी है? -200। m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, हाइट इज 20। Can we settle this number? Of course we can do so. So that's going to be like ये 100 था और 10 और हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 - 200 दैट इज 800 जूल। इसका मतलब 1 पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 800 जूल के बराबर होगी। उसको हम 800 जूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको -200 बोल रहे हैं। सो ये अपने को पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाती है। दूसरा पॉइंट 2 के बारे में बात करनी है। Let's say point 2 has been chosen somewhere here. That is point 2. और ये जो separation है वो 50 मीटर डाउन है। So there's a point 2 somewhere which is at a distance 50 meter below. We need to find how much the potential energy of point 2 is going to be. -5200 from Sujit. Okay. The base says -2700. Again, we are getting different answers. 2700 with the minus is being repeated. Okay. So we need to be careful, right? What we are writing and how we are writing and what the numbers are. Of course, calculations are important, no doubt. But अब आप इसको निकालने के लिए ना आपके पास बहुत सारे चांस है। कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब चाहो तो इसी रेफरेंस को पकड़ लो, या फिर आप वन भी पता कर चुके हो, वन से पता कर लो तो वन के रिस्पेक्ट में 2 कितना है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में 2 कितना है, तब भी चलेगा। और वन जो आपने निकाला था इसी के रिस्पेक्ट में निकाला था तो अभी भी इसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। अब वन के रिस्पेक्ट से भी करेंगे चलेगा। सो यहाँ से अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हो। ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सो हम ये लिखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी वेयर वी वर, एंड सिंस वी आर मूविंग डाउन साइड सो इट हैज टू बी चेंज्ड बाय mgh बट नेगेटिवली। सो ऊपर जाने पर प्लस mgh, नीचे जाने पर माइनस mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज को हम फाइनल माइनस इनिशियल से रिलेट करते हैं तो कुछ ऐसा बोल देंगे। अगर आपने ये किया है इसके बाद जो भी आएगा वही अपना आंसर है। और ये बहुत सिंपल है। ये -200 अपने को दिया गया है, ये m विच इज 5, g विच इज 10, हाइट इन दिस केस इज 50। So -200 - 2500. Okay, am I right? Yeah, we are doing the perfect calculations to 2700 joule will become the right answer. तो आप देखो रेफरेंस हमारे लिए मैटर करता है। रेफरेंस इसलिए मैटर करता है कि उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। तो आइडिया क्या है कि जब पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस लगेगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछेंगे तो रेफरेंस की जरूरत नहीं है।
जैसे कि अगर 1 और 2 में पूछा जाए तो आपने U1 निकाल लिया है, U2 निकाल लिया है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब इनके एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे U0 कैंसिल हो जाएगा, तो MgH1 प्लस MgH2 के बराबर आएगा। तो उसमें हमारा रेफरेंस का कोई काम नहीं है। तो रेफरेंस का काम कब लगता है? जब पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज किया जाए, और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो फिर रेफरेंस विल नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर देखो, आपने जब चेंज लिखा था तो आपको U1 U2 की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिंपल MgH था। लेकिन जब आपने U2 निकाला तो U1 की जरूरत पड़ी। दैट्स व्हाट इट सेज, करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रिजेंबल्स विद द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देखते हो कि आप एक रबर की रॉड लेते हो या फिर रिंग लेते हो रबर का, और या फिर बॉल इनफैक्ट आप लेते हो, डिफॉर्म करते हो। जैसे रबर का रॉड लिया और आपने उसको एलोंगेट कर दिया वायर को, फिर रिलीज किया तो फिर से वो चल करके वापस आ जाता है। इसका मतलब है रिलीज करने के बाद वो मूव कर रहा है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। लेट से आपने रबर का बॉल लिया, उसको स्क्वीज कर दिया, डिफॉर्म हो गया। जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे तो फिर से रीफॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स आप रिलीज करते हो और फिर से वो मूव करना स्टार्ट करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो कई बार हम टर्म यूज करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी चैप्टर में भी देखेंगे, और वो काफी कुछ स्प्रिंग से रिसेंबल करता है लीनियर केसेस के लिए। उसके बारे में लोग भी बात करने वाले हैं। सो आपने कुछ लिखा, ईच टाइम इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग द साइन ऑफ MgH वी कैन जस्ट चेंज द साइन ऑफ हाइट एज यू कैन कनेक्ट इट एन नंबर ऑफ वेज। बस इतना याद रखना है कि होता क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, आप नोट कर लीजिए। इन केस अगर आप 1 से 2 जाएंगे तो आप देखोगे 2 की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, 1 से की ज्यादा होगी। तो 1 से 2 जाने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। वाई? क्योंकि आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हो। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो? व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, potential energy decreases. When you move in the direction of conservative force, potential energy decreases. और इसका उल्टा, when you move against the conservative force, potential energy increases. ये सभी के लिए ट्रू होगा, कोई भी केस क्यों ना हो। स्प्रिंग के केस में क्या करने का? स्प्रिंग के केस में भी अपने को एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अर्थ के केस में हम लोगों ने ग्रेविटी केस में अर्थ सरफेस को लिया। So in case of spring, we consider the mean position as a reference line. जो मेन पोजीशन है उसको हम लोग रेफरेंस कंसीडर करते हैं। सो ये हमारे लिए यू रेफरेंस है और इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं इन जनरल। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि इसको 0 नहीं लेना है, जैसे कि अर्थ को बोले कि हमको -200 लेना है, लेट से प्रीवियस एग्जांपल में ये अर्थ सरफेस था, आप अर्थ के अंदर गए, अर्थ के ऊपर गए, तो उसको हम 0 ना लेकर के कोई और नंबर भी ले सकते हैं। जनरली 0 लेते हैं, तो इसको हम रेफरेंस को 0 लेते हैं। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी वो मैं आपको बताता। आप अगर ब्लॉक को इधर लेके जाते हो x डिस्टेंस और यहाँ पे रिलीज करते हो, दैट मीन्स x इलोंगेशन हो गया, या फिर आप x कंप्रेशन करते हो। इन आइदर केस पोटेंशियल एनर्जी वही रहती है। सो हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी at any location is going to be equal to potential energy of reference plus half kx square। मैंने डायरेक्टली लिखा है, जस्टिफाई भी करेंगे उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो किसी भी लोकेशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से गवर्न होगी, U इज इक्वल टू यू रेफरेंस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर x क्या होगा? x कैन बी बोथ इलोंगेशन हो सकता है
और कंप्रेशन भी हो सकता है। एक बार x को पॉजिटिव लिखोगे, एक बार x को नेगेटिव लिखोगे, बट यू विल फाइंड कि हमको x स्क्वायर लग रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब यही आंसर आएगा कंप्रेशन और एलोंगेशन दोनों कंडीशन के लिए। कैसे आया होगा? अगर आपका इंटरेस्ट इस बात पे जा रहा है तो अभी जो फॉर्मूला आप लोगों ने डिसाइड किया था उस फॉर्मूले को से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? कि सिंस हमको पता था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। आपको याद होगा कि जब हम एक मीन पोजीशन चूज करते हैं, एक को मीन पोजीशन चूज करते हैं, तो स्प्रिंग का वर्क डन प्लस के हाफ के एक्स स्क्वायर है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। और अगर हमने इसको इनिशियल लिया तो आप या तो इलोंगेट करके गए होगे या फिर कंप्रेस करके गए होगे। तो जब आप इलोंगेशन करके जाते हो तब भी स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होता है, कंप्रेशन में जाते हो तब भी स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होता है मीन पोजीशन की तरफ। तो आप पाओगे कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा वो आइदर केस में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। So in case you are moving from the mean position, either of the two side, work done by the spring force is minus half kx square. We have written it already. So since spring force minus half kx square है, अगर mean position से हम लोग चले थे तो mean position अगर हमारा initial बना तो जो mean position है u of mean position और u of any position is equal to minus half kx square। अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हो, वी आर देयर। सो u इज इक्वल टू, इसी मीन पोजीशन को हमने बोला कि आप रेफरेंस पकड़ लो और रेफरेंस के लिए उसको आप 0 लेते हो तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू u रेफरेंस, रेफरेंस इज एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को लेट्स से 10 जूल समझिए, तो आप 10 को हाफ के एक्स स्क्वायर से ऐड कर दोगे। कुछ भी नहीं बोलता है तो इसको 0 मानेंगे। So if nothing is said, u reference is 0. This will imply the potential energy of the spring is half kx square. So popularly हम लोग इसी को यूज करने वाले, half kx square. So स्प्रिंग के पास कोई भी elongation या compression हो तो उसके पास, आप जानते हो कि अगर स्प्रिंग elongated होगी तो भी चलना स्टार्ट कर देगी, compressed होगी तो भी चलना स्टार्ट कर देगी रिलीज करने पर। इसका मतलब दोनों सिचुएशन पे उसके पास एनर्जी है। और कितनी एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, माइनस नहीं है, बिलीव इट। माइनस कब आएगा? जब हम उल्टा बोलेंगे, दैट मीन्स एक्सट्रीम से मीन आ रहे होंगे, तो फिर हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली वर्क डन आप स्प्रिंग का पता करो और उसका एक नेगेटिव वर्जन लगाओ, वही चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर हो जाता है। तो ब्रॉडर स्टेटमेंट ये है, सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ये है, कॉपी कर सकते हो। इज यू रेफरेंस ऑलवेज जीरो? यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जीरो रहेगा। मोस्ट बोले तो 99.99 केसेस में। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है तो हम उसको 0 पकड़ेंगे, क्योंकि देखो मीन पोजीशन का मतलब हुआ x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 तो u 0। लेकिन कई बार ऐसा हो, मतलब एक आध % केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो डिलिबरेटली बोले कि मीन पोजीशन इज नॉट ए जीरो पोटेंशियल, तो फिर अपने को इसको याद रखना है। सो 99.99 केसेस में वो कुछ भी नहीं बोलेगा एंड वी नीड टू कंसीडर रेफरेंस एज अ मीन पोजीशन। जैसे कि अर्थ के सरफेस को हम लोग 0 पोटेंशियल लेते हैं, टेकिंग x नॉट एज रेफरेंस लेवल। आप x नॉट भी रेफरेंस लेवल ले सकते हो, कोई एक कंपरेशन होगा वो रेफरेंस लेवल होगा, तो आप बोलोगे आपको वर्क डन निकालना है बेसिकली, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड वी नो हाउ टू गेट द स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, पुट अ माइनस। सो यू नीड टू ऑलवेज गो टू दिस, अगर कोई नई सिचुएशन है तो वहां से फिर आगे बढ़ेंगे, एंड दिस हैज टू बी यूज्ड इन नॉर्मल केसेस, जैसे कि मेन पोजीशन से चलता है एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो स्प्रिंग कहीं भी होगी तो उसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो हम बता सकते हैं। अगर x नॉट से x2 या x1 से x2 जा रहा है तो हम x1 की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ से,
हाफ के x1 स्क्वायर, x2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हाफ के x2 स्क्वायर, दोनों पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन आपको एक देता न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप उसका आंसर दीजिए। लेट्स से ऐसा क्वेश्चन आपको देता है, फाइंड द चेंज इन spring potential energy if spring was initially compressed by 2 centimeter and finally elongated by 2 centimeter, finally has elongation of 2 centimeter। स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर आपको दिया जा रहा है और उसका इनिशियल स्टेट दिया गया, फाइनल स्टेट दिया गया। आपसे पूछता है कि हाउ मच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी। सिंस ये चेंज पूछ रहा है तो अपने को रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करने से जमेगा। So if you want you can draw the figure। पहले कंप्रेशन है 2 सेंटीमीटर का, बाद में एलोंगेशन हो जाता है 2 सेंटीमीटर का, और अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगना है। $800 जूल अब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। Let's wait for 1 more minute so that everybody else can answer. So let me draw the picture initially as well as finally, और इसी पर ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सी, एक कंप्रेस्ड लोकेशन था और कंप्रेस सिचुएशन का फिगर है। एक फिगर यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, एक और यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ। एंड देन आफ्टर अगर आपने इसको रिलीज किया होता तो ये अपना इधर रहा होता, ये इसकी रिलैक्स पोजीशन का है, और बाद में ये यहाँ कहीं पहुँच गया, रफ पिक्चर है। सो यू नीड टू जस्ट टेक अ रेफरेंस आउट ऑफ इट। सो ध्यान से समझना है, कुछ पॉइंट्स है जो अभी आप कैच नहीं कर पा रहे हो। ये रिलैक्स पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइनली ये इधर 2 सेंटीमीटर गया। क्या हमारे लिए पहली सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है? सो हमको इनिशियल और फाइनल के बीच में आंसर चाहिए। कई तरह से कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ अपने को चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम लोग बेसिक तरीके से बढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले से बढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूले से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is going to be equal to minus work done by conservative force. Now change in potential energy ही तो निकालना है हमने को, that means 2 का potential minus 1 का निकालना है, that's what the change is. So minus work done
इन दिस प्रोसेस से 1 से 2 तक जाने में वर्क डन। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग लगेगा 1 से 2 जाने पर। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर हम 1 से 2 जाते तो वर्क डन कैसा आया होगा? प्रोसेस है 1 से 2, तो 1 से पहले मीन पोजीशन तक का वर्क डन निकालेंगे, मीन से फिर आगे का निकालेंगे। आप देखोगे कि 1 से मीन तक जाने का वर्क डन कितना होगा। सो लेट्स से इसको हम W1 वर्क डन बोल देते हैं और यहाँ का W2 बोल देते हैं। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और शॉर्ट में हम एक लाइन में आंसर देने वाले थे। अच्छा, क्या हम कहेंगे कि ये जो वर्क डन 1 से 2 आने वाला है वो वर्क डन 1 से मीन पोजीशन प्लस मीन पोजीशन से 2 पोजीशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 1 से 2 जाने में कितना वर्क डन रहा होगा स्प्रिंग का? आप देखोगे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पुश कर रहा होगा, तो जब मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो आपको पता होता है कि उसका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर है। और ये तो आप बोलोगे हाफ आएगा, के आएगा और 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर में लिखा यूनिट आप रख सकते हो, प्लस में आएगा। प्लस जब हम मीन से 2 पे जाएंगे तो स्प्रिंग हमारा अपना डायरेक्शन बदल लिया होगा, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट है, तो मीन पोजीशन से जब जाते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस हाफ के 2 स्क्वायर। सो यू विल सेटल कि लाइक 1 से 2 जाने पे जो वर्क डन आया स्प्रिंग फोर्स का वो 0 आया, और यही हमारा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन था। So can we say कि U2 minus U1, that is change in potential energy, is equal to minus 0, which is basically 0. So अगर हम 2 से 1 जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमको 0 मिलने वाला है। ये तो वही बेसिक तरीके से बात है। तो फिर ये सब पढ़ने का मतलब क्या है? जब हमको यही बार बार करना है तो why we are writing all this? तो हमको ये बार बार नहीं करना है, हमको ये यूज करना है, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की। तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो ये, हम ये बोलने वाले हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी 2 लोकेशन की होगी इस वाली सिचुएशन की, सो दैट विल बी गवर्न्ड बाय हाफ के x2 स्क्वायर। दैट मींस 2 के केस में एलोंगेशन कितना है? व्हाट अबाउट u1? हाफ के x1 स्क्वायर। वेदर से कंप्रेशन और एलोंगेशन डजंट मैटर। So what is the change? So we will say change is going to be u2 minus u1, that means half k x2 square minus x1 square. Now how much x2 is? That's known to us, 2. How much x1 is? That is 2. So how much the answer is? 0. So किसी भी एक सिचुएशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। 2 सिचुएशंस दी जाएंगी तो आप पहले पर निकालो, फाइनल पे निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर विल बिकम 0। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपना पोटेंशियल एनर्जी का जो बताने का पर्पस था वो कंप्लीट होता है। अदरवाइज आप इसको एक दो बार वॉच करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज एंड फोकस एंड रिमेम्बर इट। और आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं जिनके नॉन जीरो आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज चेक आपकी जो मिस्टेक्स जा रही है वो प्लस और माइनस साइन पे डेफिनेशन को अडॉप्ट करने में। और तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़नी है, रिजल्ट याद रखने हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। स्प्रिंग का वर्क डन अगर आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हो तो पॉजिटिव होता है, मीन से बाहर जाते एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो नेगेटिव होता है। ये फाइनल कंक्लूजन है स्प्रिंग के वर्क डन का, याद रख सकते हो। मीन से एक्सट्रीम जाओगे नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग मीन की तरफ एक्ट करता है फोर्स, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आओगे तो पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको वर्क डन बाय द स्प्रिंग का साइन पता चल गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का साइन पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल वे पे सोल्व कर दिया है। तो दोनों तरीके, ये बेसिक डेफिनेशन के साथ जाना, ये फॉर्मूले के साथ जाना, चॉइस आपकी है। ये भी बहुत लेंदी नहीं है, ये भी बहुत आसान है, और अगर आपने ये लर्न कर लिया तो कोई भी सिचुएशन में आप कभी गलती करेंगे ही नहीं। आप प्रॉपर लिखेंगे, फिर वर्क डन पता करेंगे, वर्क डन को सही से लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये भी इक्वली वैलिड है। एक्स इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर ही रहने वाले हैं। आई मीन लाइक एक मोशन जितना पार्ट हम लोग अलग अलग करके देख रहे हैं। तो एक्स क्या होता है? बेसिकली एक्स इलोंगेशन और कंप्रेशन होता है, और सिंस ये लीनियर है तो लीनियर में कितना कंप्रेस होगा तो वो वेक्टोरियली उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का बराबर रहेगा।
तो यहाँ पे जो x बता रहा है वो बेसिकली मेन पोजीशन से लोकेशन बताता है, तो आप x को पोजीशन समझ सकते हो, और डायरेक्शन के साथ यूज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। चॉइस है आप कैसे बोलते हो, हम लोग किस तरह से बोलते हैं कि उसको एज ए नंबर ट्रीट करते हैं, बाकी प्लस माइनस को कॉमन सेंस से पता कर लेते हैं। So you might have some of you might have a confusion still on that. So what is advisable कि आप वर्क और डन बाय द स्प्रिंग एक बार पता करो, और फिर ये जो मैंने लिखा है इसको घर पे ट्राई करो, जस्टिफाई करो, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास से पूछने का। Now what we have covered so far is this कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी समझा, पोटेंशियल एनर्जी समझा, जो दो पॉपुलर यूज आने वाले हैं स्प्रिंग का और ग्रेविटेशन का, उसके फॉर्मुलेशन समझे। अल्टीमेटली आपको याद रखना है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, दैट्स ऑल। और ग्रेविटी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड mgh होता है ऊपर की तरफ, और चेंज के टर्म में याद रखो तो और भी अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद वी हैव गॉट टू नो कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। कई बार आपसे पूछेगा टोटल एनर्जी बताइए, दैट मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और अगला जो टॉपिक बनने वाला है इसी से वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, और उससे भी पावरफुल एक थ्योरम आएगी जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं ये फ्यूचर के हर एक चैप्टर पे लागू होने वाले हैं। इसके लिए इन दो कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले ये लर्न करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, then we can add them up, then we can conserve whenever is required, and then we can relate it with the work. So we are proceeding, काफी स्लो प्रोसीड कर रहे हैं और आपको टेंशन बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आपके पास टाइम है, अगर इस तरह के कोई कंफ्यूजन्स आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने का। You need to just listen कि what has been said, what has been written. प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है मैं समझ सकता हूँ, अब में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्यों बढ़ रहा है, क्यों अभी कैरी है, क्योंकि आपने कुछ समझा है और उस चीज का आई मीन लाइक आपने पार्शली चीजों को समझा हुआ है, या फिर पुराने कुछ पॉइंट्स को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो उनको बार बार रिवाइज करो तो फिर कनेक्शन हो जाएगा। उसके बावजूद भी कंसर्न रहता है तो आपको बोलना पड़ेगा, मैं उस पॉइंट को रिवाइज करूंगा, एंड टाइम्स रिवाइज कर दूंगा। इन केस आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, सुपरफिशियली ट्राई कर रहे हो, दैट्स योर रिस्क। इसके ओनली गिवन फॉर कंफ्यूजन ओवर हियर, हाँ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वो पर्पस यही था कि आप जीरो बताते हैं या फिर आप कैलकुलेट करके कुछ बताते हैं। मैंने जो फ्रेम किया था वो डिलिबरेटली के को दिया था, वरना मैं के नहीं देता तो शायद आपको लगता कि यार के तो दिया नहीं है तो नंबर कैसे बताएंगे, नंबर नहीं बताएंगे तो फिर गेस में ऑब्वियसली जीरो जा रहा है। तो उसको जीरो आप गेस से ना बताएं इसलिए वो दे दिया था। कई बार एग्जाम करता है ऐसा, बिल्कुल करता है। अगर कोई चीज हमको दी है हमको यूज करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है, और इसका रिक्वायरमेंट जा रहा था, लेकिन बाय द वे क्या हो गया कि ये ना टर्म जीरो हो गया, तो उसका रिक्वायरमेंट वहां पे खत्म हो गया। हाँ अगर मैं 2 4 बोल देता, दो नंबर अलग अलग दे देता, तो फिर डेफिनेटली ये अलग नंबर होते तो फिर की जरूरत पड़ गई होती। तो कई बार ऐसा कंफ्यूज करने को करता है। एनीवे काफी बोल दिया मैंने, कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज विल कैरी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, if there's none, so see you in the next lecture. Have a great time, guys.